दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों की विवेचना करें। संकटकालीन की जगह पर कई बार आपातकालीन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछे, आंसर आपको यही लिखना है। संकटकालीन या फिर आपातकालीन कुछ भी पूछा जाए, आंसर आपको सेम यही लिखना है, ठीक है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। और इससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि यहाँ पर हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और आप अच्छे से सेमेस्टर की तैयारी कर सकें। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। लिखा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सामान्य परिस्थितियों में सीमित शक्तियां प्रदान की गई है। भारत का जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति को सामान्य परिस्थिति में सीमित शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन जब देश संकट में होता है तो उन्हें विशेष अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन अगर देश संकट में आ जाता है तो राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में उल्लेखित है। और ये जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है, ठीक है। आगे लिखा है कि संकटकालीन परिस्थितियों में लोकतंत्र और संविधान को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कहा जा रहा है कि संकटकालीन परिस्थितियों में लोकतंत्र और संविधान को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देश में अगर किसी तरह का संकट आ जाए, आपातकाल लग जाए, तो उस समय राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। ये समझते हैं इसको और विस्तार से। लिखा है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 3 प्रकार का आपातकाल का जो है व्यवस्था किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में इसको हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसमें लिखा है कि जब देश पर बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। और यह आपातकाल तब लगता है जब देश पर बाहरी आक्रमण हो, युद्ध हो या फिर सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल लगता है किसके अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। दूसरा जो व्यवस्था है वो राज्य आपातकाल, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, जैसे कि अभी मणिपुर में लगा था और इससे पहले कई सारे राज्यों में लग चुका है, जैसे कि राजस्थान हो गया, कर्नाटक में एक बार लगा था। तो इस तरह कई सारे राज्यों में लगा है। ये जो राज्य आपातकाल है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, ठीक है। कब लगता है? तो जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए और सरकार असफल हो जाए। जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, राज्य का जो सरकार है वो असफल हो जाता है, मतलब वो राज्य चलाने के लिए अक्षम हो जाता है, तब जाके राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जाता है। और तीसरा जो व्यवस्था है वो है आर्थिक आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत ये कब लगता है? तो जब देश की वित्तीय स्थिरता को गंभीर खतरा हो, जब देश की वित्तीय स्थिरता को गंभीर खतरा हो, ठीक है। तो ये 3 तरह से आपातकाल की व्यवस्था की गई है हमारे देश में। भारतीय संविधान बोला जा रहा है जिस तरह की भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई, तो ये तीनों आप लोग यहाँ पर देख चुके। अब हम लोग समझते हैं इस तीनों को बहुत ही डिटेल में कि इस समय राष्ट्रपति की शक्तियाँ कितनी होती है और क्या क्या वो कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, जैसा कि मैंने पढ़ा था। राष्ट्रीय आपातकाल ये घोषणा का आधार है कि किस आधार पर ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आधार पर हो सकता है। तो इसमें लिखा है कि यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ये आधार है, ठीक है, कि किस आधार पर आप राष्ट्रपति जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आधार पर लगा रहे हैं। तो ये आधार है उसका। यदि भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो, अगर युद्ध हो या फिर बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह से अगर खतरा होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ये आधार हो गया राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का, ठीक है। अनुच्छेद 352 के आधार पर इसको किया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत। आइए समझते हैं इसमें क्या लिखा आगे। लिखा है 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। ये जो आप देखें सशस्त्र विद्रोह जो आपने पहले देखा, उसको बाद में जोड़ा गया किस शब्द के जगह पर? तो आंतरिक अशांति के स्थान पर इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ राष्ट्रीय आपातकाल में, जो राष्ट्रपति है उनकी शक्तियाँ राष्ट्रीय आपातकाल में कैसी होती हैं, वो क्या करते हैं। तो इसमें क्या होता है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। केंद्र की शक्ति में वृद्धि हो जाता है, केंद्र का जो शक्ति उसमें वृद्धि हो जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है। केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है, मतलब
राज्य और केंद्र दोनों के पास तो अलग अलग शक्तियां बटी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आपातकाल लग जाता है तो केंद्र सरकार राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की अनुमति मिल जाती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अनुमति मिल जाता है। अब राज्य के लिए भी वो कानून बना सकते हैं। ये कब होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तब। दूसरा पॉइंट लिखा है मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकारों का निलंबन मतलब कुछ ऐसे प्रावधान है जहाँ पर मौलिक अधिकारों का भी हनन हो सकता है, मतलब मौलिक अधिकार जो उसको हटा दिया जा सकता है कुछ समय के लिए, जब तक ये आपातकाल रहता है तब तक। तो इसमें कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। मतलब हम लोग कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी घूम सकते हैं, सभा कर सकते हैं, समिति कर सकते हैं, या फिर भारत में आप सभा के साथ घूम सकते हैं। तो इस तरह का जो अनुमति होता है हमारा या फिर जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो खुद ही खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 359 के तहत क्या हो सकता है? तो अन्य जो मौलिक अधिकार है हमारे, जो हमारे संविधान के द्वारा हम लोगों को दिया जाता है, नागरिकों को दिया जाता है, वो अनुच्छेद 359 के तहत जो हमारा मौलिक अधिकार है वो भी खत्म हो सकता है, निलंबित किया जा सकता है जब तक राष्ट्रीय आपातकाल होगा तब तक के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। अगला जो पॉइंट है वो है विधायी और न्यायिक प्रभाव। विधायी और न्यायिक प्रभाव ये कैसा होता है? तो राष्ट्रपति को कानून बनाने के विशेष अधिकार मिल जाते हैं। जो राष्ट्रपति उनको कानून बनाने का विशेष अधिकार मिल जाता है। अगला पॉइंट लिखा है कि न्यायपालिका पर भी कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। जो न्यायपालिका उन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो विधायकी और न्यायिक प्रभाव भी पड़ता है इसका। और चौथा जो है राज्यसभा को विशेष अधिकार। जो राज्यसभा होता है उसको विशेष अधिकार मिल जाता है। इसमें लिखा है कि यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा कानून बना सकती है। यदि लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो राज्यसभा कानून बना सकती है। लोकसभा और राज्यसभा हम लोग का दो अलग अलग सभा होता है, ठीक है। उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, आप इसको जाके देख सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, वो है आपातकाल की अवधि। आपातकाल की अवधि को आप जरूर समझ लें कि ये कब तक चल सकता है और किस तरह से ये अवधि चलते रहता है। पहला पॉइंट लिखा है कि प्रारंभ में 1 माह के लिए लागू किया जा सकता है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो सबसे पहले 1 महीने के लिए किया जा सकता है। संसद की स्वीकृति से इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर इसको 6 महीने बाद क्या होगा, संसद से स्वीकृति लेना पड़ेगा। अगर संसद कहेगा कि हाँ जो राष्ट्रीय आपातकाल वो जरूरी है तो ये लगा हुआ रहेगा, और नहीं तो फिर 6 महीने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर ये 2 साल तक राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगा हुआ रह गया तो 2 साल के बाद फिर मतलब 2.5 साल जब हो जाएगा, 6 महीना बाद फिर से संसद अगर स्वीकृति देता है तब 2.5 साल तक रहेगा, नहीं तो ये फिर वहीं पर खत्म हो जाएगा। और बात करें अगर कि ये कब तक चलता रहेगा तो ये अनिश्चित काल तक चलता ही रह सकता है। मतलब अगर जब तक संसद से स्वीकृति मिलता रहेगा कि हाँ देश को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देना जरूरी है तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है, ये बंद नहीं हो सकता। मतलब अनिश्चित काल तक ये चलता ही रहेगा, ठीक है। कोई साल या फिर महीना इसमें तय नहीं है, लेकिन हर 6 महीने में क्या होगा तो संसद की स्वीकृति इसमें जरूरी होती है। हर 6 महीने में संसद का स्वीकृति इसमें जरूरी रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल में। अब दूसरा हम लोग इसके बाद इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक। उदाहरण में क्या लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के उदाहरण। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा उसको समझ लीजिए। पहला लगा 1962 में चीन के साथ युद्ध के कारण, ठीक है। चीन के साथ जब युद्ध हो रहा था 1962 में तब लगा था। फिर दूसरा है 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण, जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस समय। और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो जैसा कि आपने पढ़ा कि जो भारतीय संविधान है वो 3 तरह से 3 व्यवस्था में इसको बांटा गया है, ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल उसको 3 भागों में बांटता है, 3 व्यवस्थाओं में इसको बांटता है। तो दूसरा जो है आपका राज्य आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसको हम लोग कब पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? अनुच्छेद 356 में इसको हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन में इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन इसको कहा जाता है। घोषणा का आधार क्या रहेगा, किस आधार पर इसको घोषित किया जा सकता है, किस आधार पर जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट लिखा है कि जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में असफल हो जाए। जब किसी राज्य का सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में असफल हो जाता है तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा है कि जब राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए और संविधान का पालन ना हो। जब राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए और राज्य में संविधान का पालन ना हो तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसी भी राज्य में। ये समझते हैं इस समय राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ राज्य आपातकाल में, सबसे पहला राज्य सरकार का विघटन। जो राज्य सरकार है उसका विघटन होता है तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को
बर्खास्त किया जा सकता है। जो मुख्यमंत्री या फिर जो मंत्री परिषद है उसको बर्खास्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का अपना मंत्री परिषद होता है तो उनको बर्खास्त कर दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि राज्य विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है। जो राज्य विधानसभा है उसको भंग या फिर निलंबित किया जा सकता है जब तक आपका राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब तक के लिए। दूसरा पॉइंट लिखा है संसद का नियंत्रण, उस पर जो है संसद का नियंत्रण हो जाएगा। संसद राज्य के लिए विषयों पर कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य का बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है और राज्य का जो बजट है वो संसद के द्वारा ही पारित किया जा सकता है। मतलब राज्य पर अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य का जो शक्ति होता है वो संसद के पास चला जाता है। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य को चला सकता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बन करके, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा है राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल की इसमें क्या भूमिका होती है उसको समझते हैं। राज्यपाल की भूमिका लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल को राज्य प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में क्योंकि काम करता है राज्य में तो वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बन के वहाँ पर शासन कर सकता है। चौथा पॉइंट लिखा है अध्यक्षीय आदेश। इसमें क्या हो सकता है तो राष्ट्रपति आवश्यक आदेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अगर समय के अनुसार चाहे जैसा परिस्थिति हो उस समय से आवश्यक आदेश जो वो जारी कर सकता है राज्य के लिए। पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है अवधि और संसद की स्वीकृति। अवधि और संसद की स्वीकृति कि ये जो राष्ट्रपति शासन है वो कब तक चल सकता है, क्या क्या इसमें जरूरत पड़ता है और ये स्वीकृति क्या होता है, ठीक है। तो प्रारंभ में 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। ये जो राष्ट्रपति शासन है वो अगर एक बार लगा दिया जा सकता है, मतलब कि एक बार लग गया तो वो 6 महीने तक चलेगा, ठीक है। 6 महीने तक अगर जरूरत है तो चल सकता है, लेकिन अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद 6 महीने में संसद की अनुमति आवश्यक होती है। 1 वर्ष तक ये चलाया जा सकता है, लेकिन जैसे 1 वर्ष के बाद फिर से अगर ऐसा लगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जरूरी है तब संसद से स्वीकृति लेना पड़ेगा, ठीक है। संसद से अनुमति लेगा तब जाकर के 1 साल के बाद फिर 1 भी दिन बढ़ा सकता है राष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर बात ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो प्रारंभ में 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। दूसरा बात है कि इसको मात्र 3 वर्षों तक ही चलाया जा सकता है। 3 वर्षों के बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा और 3 वर्षों तक भी 1 वर्ष के बाद हर 6 महीना में संसद से अनुमति लेने का आवश्यकता पड़ता है, आवश्यक होता है, ठीक है। ये आप समझिए। इसके उदाहरण को देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जो भारत में राष्ट्रपति शासन है वो कब कब लगा है। भारत में राष्ट्रपति शासन के उदाहरण तो 1992 में लगा है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में कई बार लग चुका है, ठीक है। 2001 में मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगा था और अभी भी मणिपुर में लगा था, और 2016 में उत्तराखंड के राजनीतिक संकट के कारण। तो ये कुछ उदाहरण है और भी है, जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तो इन सब राज्यों में और भी लगा था। तीसरा जो व्यवस्था उसको हम लोग देख लेते हैं आर्थिक आपातकाल, अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360 में हम लोग पढ़ते हैं। आइए समझते हैं इसके घोषणा का आधार को कि किस आधार पर ये जो आर्थिक आपातकाल है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। आर्थिक आपातकाल किस आधार पर लगाया जा सकता है उसको समझते हैं पहले। तो जब देश की वित्तीय स्थिरता को गंभीर खतरा हो और केंद्र सरकार को विशेष आर्थिक अधिकारों की आवश्यकता हो। क्या बोला जा रहा है कि जब देश की वित्तीय स्थिरता को गंभीर खतरा हो, मतलब अगर देश में ऐसा संभावना हो, देश में ऐसा खतरा हो कि पैसा खत्म हो गया हो, आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो और केंद्र सरकार को विशेष आर्थिक अधिकारों की आवश्यकता हो, तब जाकर के आपका आर्थिक आपातकाल घोषित हो सकता है, लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इस समय राष्ट्रपति की शक्तियाँ कैसी होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ आर्थिक आपातकाल में कैसी होती है, राज्यों को वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। जो राज्य हैं उनकी जो वित्तीय स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। ये जो राष्ट्रपति है वो राज्यों के वित्तीय मामले पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति अब राज्य में कितना पैसा जाना चाहिए, कितना टैक्स लगना चाहिए, राज्य से कितना टैक्स केंद्र को आना चाहिए, राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, सब कुछ कौन देखरेख करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है कि केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण मिल सकता है। केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण मिल सकता है। सेम वही बात लिखा है कि जो भी वित्त से रिलेटेड टैक्स वगैरह जो भी होंगे उनका जो अधिकार है वो केंद्र को मिल सकता है। दूसरा है सरकारी सेवाओं पर प्रभाव। जो सरकारी सेवा है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जैसे सरकारी कर्मचारियों और न्यायपालिका के वेतन में कटौती की जा सकती है।
जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो न्यायपालिका है, उनका वेतन में कटौती हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है, केंद्र सरकार राज्यों को अपने खर्चों में कटौती के आदेश दे सकते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को अपने खर्चों में कटौती दे सकता है, कटौती के आदेश दे सकता है। मतलब राज्य का जो खर्चा है उसमें कटौती के आदेश दे सकता है कि अब कम खर्च हो। ठीक है, आगे समझते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है अवधि और अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब क्या होता है? अनुमोदन का मतलब जैसे कि आप लोग बचपन में अंतराक्षरी खेलते होंगे स्कूल में, तो एक सभापति चुना जाता है, कोई भी लड़का या फिर लड़की, कोई सभापति चुना जाता है। उसके बाद एक लड़का या फिर लड़की खड़ा होकर बोलता है कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो वही है ये। ठीक है, अनुमोदन, समर्थन और अनुमोदन दोनों एक ही बात है। तो कोई समर्थन कर दे या फिर अनुमोदन करे, बात एक ही है। तो अवधि और अनुमोदन कैसा होता है? तो संसद की अनुमति के बिना 2 महीने से अधिक लागू नहीं रह सकता। अगर संसद अनुमति नहीं देता है तो 2 महीने से ज़्यादा ये लागू नहीं रह सकता। आर्थिक आपातकाल है वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, एक बार स्वीकृत होने के बाद जब तक आवश्यकता हो तब तक जारी रह सकता है, और अगर एक बार स्वीकृत हो जाए तो जब तक आवश्यकता होता है तब तक ये जारी रह सकता है। कौन? आर्थिक आपातकाल। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि भारत में आर्थिक आपातकाल के उदाहरण क्या क्या हैं। तो अभी तक जो है भारत में आर्थिक आपातकाल कभी नहीं लगा है। ठीक है, उसको समझ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि अब तक भारत में कभी आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया। एक बार ऐसा समय बना था लेकिन लगाया नहीं गया था। ठीक है, वही लिखा है कि अब तक भारत में कभी भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ था। और भारत में संकट के समय में या फिर आपातकालीन समय में राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ, तो इसके बारे में हमने चर्चा किया। निष्कर्ष को एक बार देख लीजिए। निष्कर्ष आपको इसी तरह से लिखना है या फिर आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझ के। लिखा है कि भारतीय संविधान में संकटकालीन शक्तियाँ इसलिए दी जाती है ताकि देश की सुरक्षा, अखंडता और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में संकटकालीन शक्तियाँ इसलिए दी जाती है ताकि देश की सुरक्षा, अखंडता और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके। हालांकि इन शक्तियों का दुरुपयोग भी संभव है, इसलिए कुछ प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। ठीक है, लिखा है कि 1975 का आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब प्रेस स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए ताकि भविष्य में इनका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, इस तरह से एक बार हुआ था, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में 78 के बाद क्या किया, तो इन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया ताकि भविष्य में इनका दुरुपयोग ना किया जा सके। तो इस तरह से आपको निष्कर्ष लिख देना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही में अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।